वॉइस आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है मेरी? चलिए तो स्टार्ट करें आपका सर। कुछ क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या बात क्या बोल रहा हूँ? कुछ प्रोग्राम वो मैं सब करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो चीज की। ठीक है, मेरे को छोड़ दो, मैं करवाऊंगा आपको सारी चीजें। ठीक है, क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब करवाऊंगा मैं। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ तुम तो। ठीक है, सर रिपोर्टिंग क्लास नहीं मिल रही है, सपोर्टिंग नंबर पे कॉल करके वहां से पूछो रिपोर्टिंग क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपका फैमिली प्लानिंग। टॉपिक है आपका फैमिली प्लानिंग। अब देखिएगा फैमिली प्लानिंग टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, कोई छोटा टॉपिक है नहीं कि एक या दो क्लास में हो जाएगा, इसके लिए लंबी क्लास चलेंगी और लंबा टॉपिक है आपका। ठीक है, हाँ जनरल एक्सप्रेस वाला बताऊंगा आपको। ठीक है, प्रोग्राम्स की वापस से क्लास होगी तो जनरल वाला बताऊंगा आपको ना। अभी फिलहाल आप इस क्लास पे फोकस करो। ओके, हाँ आराम से एंजॉय करो, पॉपकॉर्न वगैरह लियो, कोल्ड ड्रिंक लियो और क्लास को एंजॉय करो। जैसे मूवी क्लास को एंजॉय करो, पॉपकॉर्न बना लिया करो, कोल्ड ड्रिंक बना लिया करो और एंजॉय करो। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखेंगे। फैमिली प्लानिंग की हिस्ट्री समझना सबसे पहले कि इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? वो बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री, अब इसकी हिस्ट्री क्या है? फैमिली प्लानिंग की हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले क्या हुआ था कि अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करता हूं तो सबसे पहले फर्स्ट वन 1952 की बात करूं मैं तो यहां पे क्या था 1952 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं। एक मिनट रुकिएगा भाई, होल्ड करिएगा। चलिए तो यहां पे किसकी बात करेंगे सबसे पहले? सॉरी भाई फोन आ गया था इस चक्कर में थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1952 में क्या था। 1952 में इंडिया जो है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री दैट जिसने क्या किया था, दैट अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग इन द वर्ल्ड। विश्व में इंडिया पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया था। और कब अडॉप्ट किया? वो किया आपका 1952 के अंदर। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? मैं फैमिली प्लानिंग की हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग की हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं कि 1952 के अंदर जो इंडिया है वो सबसे पहली कंट्री थी जिसने अडॉप्ट किया था फैमिली प्लानिंग को। कहां पे? वो किया था आपका वर्ल्ड में। ठीक है, आज काफी हैंडसम लग रहे हो सर। अच्छा, अरे हैंडसम तो क्या है ना, कुछ नहीं है ना, मतलब हैंडसम कुछ नहीं है। अभी क्लास फोकस करो, है ना, वरना पता चल रहा है कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में आ जाएगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो। समझ में आ गया आपको? चलिएगा दूसरा बात करते हैं। तो गोली फेंकते हो आप लोग भी ना, मतलब तो भी बात हो। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं आपका सर। इसके बाद क्या आया था? इसके बाद में सेकंड नंबर पे आया था, वो आया था आपका 1970 के अंदर। आपका एक स्लोगन आया था और वो स्लोगन क्या था? वो था आपका दो या तीन। क्या स्लोगन आया? दो या तीन, बस इतनी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। सबसे पहले बात करो, मैं फैमिली प्लानिंग की बात करें। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं तो इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फोकस था 1952 में इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री दैट अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले विश्व में इंडिया ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बात करते हैं कि 1970 के अंदर एक स्लोगन दिया गया था फैमिली प्लानिंग के ऊपर। क्या दिया था? दो या तीन, बस। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करो। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करें हम, हिस्ट्री की बात करें। चलिएगा फिर थर्ड नंबर पे क्या दिया था? तीसरे नंबर पे आपकी हिस्ट्री में क्या आया? वो ये आया, थर्ड नंबर की बात करते हैं 1980 के अंदर क्या आया? 1980 के अंदर जो है वो आप सन और डॉटर विल डू। ठीक है, सन और डॉटर विल डू, लड़का और लड़की। दूसरा क्या दिया उन्होंने इसी के अंदर? वो स्पेसिंग रखनी है 3 ईयर बिटवीन टू चाइल्ड। दोनों बच्चों के बीच में स्पेस कितने? 3 साल का रखना है। लड़का और लड़की रखनी है और दोनों बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। इसके साथ में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। क्या क्या स्टेप है आपका कि आपके सन विल डू, सन और डॉटर होनी चाहिए, दोनों बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? 1980 के अंदर क्या अपडेट आया आपका? समझ में आ गया आपको? थर्ड नंबर पे 1980 में अपडेट आया था आपका। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे क्या आया आपका? फोर्थ नंबर पे आपका दिया था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसे हम एनपीपी के नाम से जानते हैं। किसकी बात करो? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसे हम एनपीपी के नाम से जानते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या है आपकी? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है फोर्थ नंबर पे। ठीक है, अब इस फोर्थ के अंदर भी सब पॉइंट बनते हैं। अरे इस 4 नंबर के अंदर भी अलग-अलग पॉइंट बनेंगे आपके, तो उनको आप ए और बी करके लिख देना। सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक ही बात कर लेते हैं। इसको आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1976 को आपकी जो एनपीपी थी उसका फॉर्मेशन हुआ, फॉर्म। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 1976 को किया गया था। ठीक है, इसका मेन टारगेट क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इंक्रीज द लीगल एज ऑफ मैरिज। शादी की जो लीगल एज है उसको इंक्रीज करना। अरे टेंशन की क्या बात है यार, तुम पढ़ो ना यार, पढ़ाई में ध्यान दो, जो पढ़ा रहा हूं उसको फोकस करो। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या दिया था कि 1 अप्रैल 1976 को नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें इंक्रीज हुआ था आपका, सर आपने तो 2000 बताया था, अभी मैंने मेरी खत्म नहीं हुई कहानी। ठीक है, अभी आगे सुनो। जो 1 अप्रैल 1976 में इसका फॉर्मेशन हुआ था उसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये किसके बेस पे थी कि हमें क्या करना है? मेरी जो एज है उसको बढ़ाना है। जैसे पहले आपकी जो है वो मेल की कितनी थी? मेल की पहले थी आपकी, वो थी आपकी 18 साल और उसको बढ़ा के इन्होंने कितना किया? 21 साल। फीमेल की जो एज थी वो कितनी थी आपकी? 15 साल और उसको बढ़ा के इन्होंने कितना किया? 18 साल। ये तो हो गया इसका ए पॉइंट। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का ए पॉइंट कंप्लीट है, आपको समझ में आ गया? अब इसके बी पॉइंट पे चलते हैं। इसी के बी पॉइंट पे चलते हैं। चलिए इसी का बी पॉइंट है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो याद रखिएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो आपकी अप्रूव हुई थी, अप्रूव्ड इन पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट में तो अप्रूव हुई, तो ये अप्रूव हुई किस पार्लियामेंट के अंदर? वो हुई थी 1983 में। अब जब ये पार्लियामेंट में आई थी ना तो इसका टारगेट क्या था? जब ये पार्लियामेंट में आया तो इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था हमें क्या करना है? अचीव करनी है, अचीव एनआरआर। एनआरआर क्या होती है? सर ये अचीव करनी है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। क्या अचीव करनी है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो है हमें अचीव करनी है। अब इसमें क्या है? इसका एक टारगेट रखा गया था। वो टारगेट कितना रखा गया था कि हमें इसे एट
टिल 2000 तक हमें इसे अचीव करना है। नेट रिप्रोडक्टिव जो रेट है उसको हमें अचीव करना है एट टिल 2000 तक। ये इसका क्या था? टारगेट था। ठीक है, चलिएगा, ये क्या था? इसका टारगेट था। लेकिन इस टारगेट को इन्होंने अचीव नहीं किया, तो स्टार्ट करके लिखना नॉट मैंने यार भाई चढ़ गया जाता लाइन अचीव्ड टिल 2000 तक इन्होंने इसे अचीव नहीं किया। ठीक बनियान है, छोटी है घर ही रहे कंप्लीट है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो अप्रूव हुई थी पार्लियामेंट के अंदर। कब हुई थी? वो हुई थी आपका टारगेट था उसका अचीव करना है नेट रिप्रोडक्टिव रेट को 2000 तक, लेकिन हमने इसे अचीव नहीं किया था। अब इसी का सी पॉइंट है, इसी का सी पॉइंट है आपका, इसी के सी पॉइंट की बात करेंगे हम। वो क्या है? न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। आपका आंसर क्या होगा? 2000। न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी आपका आंसर क्या होगा? 2000। ये इसका क्या था? न्यू अपडेट था। इसका टारगेट क्या था? जब ये न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी बनी ना, तो इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था टू रिड्यूस द मैं उस फैमिली से टोटल बिलोंग करता हूँ फर्टिलिटी रेट। इसे मैं क्या कहता हूँ? TFR कहता हूँ। TFR। देखो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, जो आपकी 2000 में बनी थी, जिसकी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे है कि इसका मेन टारगेट क्या था? हमें कम करके टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है। क्या करना है? टोटल फर्टिलिटी रेट को हमें क्या करना है? कम करना है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये क्या था आपका सी वाला? हम इसके बारे में पढ़ते हैं, एग्जाम में आता है पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ठीक है, और इसका 2000 आंसर माना गया है। ठीक है, समझ में आ गया? मैं 2000 लिखवाए थे, तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री सबको समझ में आई? और हिस्ट्री समझ में आ रही क्या कि आपकी जो फैमिली प्लानिंग है उसकी हिस्ट्री क्या थी? ठीक है, बढ़िया आगे चलिए जी। अब चलते हैं आगे, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि फैमिली प्लानिंग से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे भी सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है? आपका पहला पॉइंट है वो बनता है आपका TFR। इसका मतलब क्या होता है? TFR का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है, वो होता है ए हेलो एवरेज हेलो नंबर ऑफ चाइल्ड डिलीवर्ड बाय ए हेलो फीमेल इन हर रिप्रोडक्टिव पीरियड। क्या है आपका TFR का मतलब? क्या है कि अगर आप अपनी रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर कितने बच्चे डिलीवर कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, TFR कहते हैं। समझ में आ गया आपको? TFR का मतलब क्या है? एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड डिलीवर्ड बाय ए फीमेल इन हर रिप्रोडक्टिव पीरियड। इसे हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भैया? आपका कोई करता ही नहीं टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट इसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे करंट TFR क्या है आपकी, किसकी बात करूं यहाँ पे? बात करेंगे करंट TFR इन 2021। लेटेस्ट यही है 2.0। अगर आपसे पूछे करंट TFR रेट कितनी है 2021, लास्ट अपडेट यही है, तो आपका आंसर क्या होगा? 2.0। ठीक है, 2021 लास्ट अपडेट 2.0। समझ आ गया आपको? TFR। चलिए, ये पहली रेट आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है आपको NRR। इसका मतलब क्या होता है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेट रिप्रोडक्टिव रेट, यहाँ पे बात करते हैं NRR। इसका मतलब क्या होता है? द एवरेज नंबर ऑफ daughters delivered by a female in her reproductive period। और करंट हमारी NNR क्या है? आपसे पूछे करंट NRR क्या है हमारी? करंट NNR इन 2021 इज 1। कितनी है? 1 है। देखो इसके अंदर मैं एक चीज बताता हूं, समझने वाला कुछ है नहीं, डेफिनेशन को आपको समझना है। ठीक है, अरे परसेंटेज है आपका 1% है, 2.0 है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मैं यहाँ पे ये रेट आपको लिखवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको 2021 करना, 2011 को 2011 क्या करोगे? 2021 करना, यहाँ पे क्या करोगे? समझ में आ गया आपको? ये क्या है? NRR है। समझ में आ गया आपको? चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे CPR। CPR का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो CPR का मतलब होता है कपल प्रोटेक्शन रेट। कपल प्रोटेक्शन रेट किसकी बात करूं? CPR, कपल प्रोटेक्शन रेट। ठीक है सर, इनको हिंदी में एक्सप्लेन कर दो। हिंदी में बताऊं क्या? चलो भाई बता देते हैं, चलो पहले से बता देता हूं मैं। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि पूरी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर आप कितने बच्चे डिलीवर करते हैं। सबसे बात है टोटल रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे आप डिलीवर करते हैं, ये क्या कहलाती है? आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट। दूसरा है NRR का मतलब होता है कि टोटल रिप्रोडक्टिव एज के अंदर आप कितनी लड़कियों को डिलीवर करते हैं, मतलब कितनी गर्ल्स पैदा होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? NRR कहते हैं। बस अब बात करते हैं इसकी, इसे कपल प्रोटेक्शन रेट की बात करते हैं, तो इसको समझिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है प्रिविलेंस रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी के अंदर कितना आप द प्रिवेंशन रेट, कितना प्रिवेंट कर पा रहे हैं किसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस को। मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है द प्रिवेलेंस रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी। सर स्पेलिंग मिस्टेक, अरे स्पेलिंग तो तुम लिख ले यार। ठीक है, मेरे को इतनी आती है, ज्यादा आती नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, नोट को आप लिख लेना भाई, कोई बात नहीं। समझ में आ गया आपको? ये पॉइंट ये है कि कम्युनिटी में जो है वो आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं इसके रिगार्डिंग आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव रिगार्डिंग। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? देखो आपको अगर आज का आप लिख लो, मेरे को तो नहीं आता, मैं लिख देता हूं, मेरी बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है मेरी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट आपका? तो CPR का मतलब समझ गए? ठीक है, कंप्लीट है आपका कि आपका प्रिवेंशन रेट। अरे इसका मतलब समझेंगे, समझे तो मुझे बता दो, इस पॉइंट का मतलब समझेंगे, समझे बताओ। चलो इसको दूसरे तरीके से और समझ लेते हैं, ये आपको समझ में नहीं आया होगा इसका मतलब, तो इसको मैं और करके एक दूसरे तरीके से और समझा देता हूं। देखिएगा, द परसेंटेज ऑफ कपल adopt any, the percentage of couple adopt any contraceptive method, any
मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन कम्युनिटी। अब आ गया समझ में, मतलब कम्युनिटी के अंदर जो है वो कपल कितना यूज करते हैं इसको, कॉन्ट्रास्टिव मेथड्स को। समझ में आ गया आपको? The percentage of couple adopt any method of family planning community, मतलब जो कम्युनिटी के अंदर जितने भी कपल्स हैं वो कितने परसेंट कपल जो हैं वो फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करते हैं, मतलब यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कपल प्रोटेक्शन रेट कहते हैं। अरे आ गया होगा, इसको हिंदी में क्या समझाऊं मैं कि एक कम्युनिटी के अंदर कितने कपल हैं वो फैमिली प्लानिंग मेथड यूज करते हैं, सीधी सी भाषा में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, करंट आपकी कितनी रेट है, अभी परसेंट कितने लोग यूज कर रहे हैं, तो लिख लेना। करंट सीपीआर कितना है इन 2021 के अकॉर्डिंग आपका वो है 54.8% लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपके 54.8% जो लोग हैं वो आपके यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? कितना परसेंट यूज कर रहे हैं, 54.8% लोग, मतलब एक कम्युनिटी में अगर 100 लोग 100 कपल है ना, 100 में से 54.8 कपल जो है वो यूज कर रहे हैं क्या, कॉन्ट्रास्टिव मेथड्स। क्लियर है? करंट आपसे पूछा जाएगा, आपको बता देना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, एक वर्ड आपने सुना होगा एलिजिबल कपल, पॉइंट आपने सुना होगा एलिजिबल कपल। एलिजिबल कपल इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा एलिजिबल कपल का मतलब होता है ए न्यू मैरिड couple in which the age of female in reproductive age मतलब 15 से 45 ईयर। देखो इस पॉइंट को समझना, एलिजिबल कपल का मतलब ये होता है कि आपके जो न्यू मैरिड कपल है वो न्यू मैरिड कपल में जो फीमेल की एज है वो 15 से 45 होनी चाहिए। अगर किसी फीमेल की शादी हुई है, यहाँ पे मेल का कोई पता नहीं है, मेल की कोई बात नहीं करता, यहाँ पे केवल फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा फीमेल के अंदर फीमेल की प्रोडक्टिव एज 15 से 45 साल होनी चाहिए और उनकी शादी होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, एलिजिबल कपल कहते हैं। अरे समझ में आया ना, फीमेल की अगर शादी हो रही है और उसकी एज 15 से 45 साल के बीच में है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिजिबल कपल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एलिजिबल कपल आपका कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सर? आपको 49 ईयर हो गया है। देखो अगर डियर बुक्स में अपडेट आएगा तो आपको जरूर कर दिया जाएगा। ठीक है, बुक्स में अपडेट जैसे आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हम कभी भी देखो बुक्स में अलग चीज होती है और नेट पे अलग चीज होती है। ठीक है, बाकी सारे नॉन एलिजिबल होते हैं, जो इस एज ग्रुप में आते हैं वो सारे एलिजिबल हैं, बाकी नॉन एलिजिबल हैं। ठीक है, ठीक है ना? चलिएगा चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछेगा कि आपका एवरेज एलिजिबल कपल इन इंडिया ऑन 1000 पॉपुलेशन कितना है, इज 130 टू 150। 1000 लोगों के ऊपर 130 से 150 जो है वो कपल क्या है, कौन सी एज ग्रुप में है, वो है आपके किस एज ग्रुप में, 15 से 45। ठीक है, क्लियर है? क्वालिटी कम कर लिया, वीडियो की क्वालिटी कम कर लिया आप लोग, है ना? जैसे क्लास आप ले रहे हो क्वालिटी को सुना रहा होगा, क्वालिटी नीचे पॉइंट देखना, सेटिंग ऑप्शन दिखा होगा, वहां से कम कर लीजिएगा। क्लियर है ये पॉइंट आपका? समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन और आता है, यहीं पे लिखवा देता हूं, स्टार्ट करके लिखना भाई, स्टार्ट करके यहीं पे इसी के अंदर आएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि एलिजिबल कपल जो होते हैं उनका रजिस्टर जो है वो मेंटेन एट सब सेंटर। याद रखिएगा एलिजिबल कपल का जो रजिस्टर है वो कहां मेंटेन किया जाता है, सब सेंटर के ऊपर। कहां पे मेंटेन किया जाता है, सब सेंटर के ऊपर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कंप्लीट है? ओके, क्लियर है ना कि एलिजिबल कपल का जो रजिस्टर है वो कौन मेंटेन करता है, वो करते हैं आपकी कौन, सब सेंटर। एलिजिबल कपल का मतलब है एज ग्रुप आपका ये होना चाहिए, मतलब इस बीच में आपकी शादी हो रही है और इस बीच में आप हैं और कपल है, वो एलिजिबल कपल होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा एक टारगेट कपल, नाम सुना होगा, हमेशा से आप कंफ्यूज होते हैं एलिजिबल कपल के, तो बात करते हैं टारगेट कपल की। टारगेट कपल, अब टारगेट कपल कौन है, तो यहां पे लिखिएगा टारगेट कपल का मतलब होता है आपका ए मैरिड कपल हु हैव जिसके 2 to 3 लाइव चिल्ड्रन है। टारगेट कपल का मतलब समझ गए, आपकी शादी भी होगी और आपके 2 से 3 बच्चे होंगे, 2 से 3 बच्चे आपके जिंदा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ऐसा 130 से 150 मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि 100 लोग हैं। ठीक है, तो 100 लोगों में 130 से 150 कपल जो है वो क्या है आपके एलिजिबल कपल में आते हैं, मतलब उनकी जो एज 15 से 45 साल के बीच में है। ठीक है, टारगेट कपल में क्या है, मैरिड कपल जो क्या है 2 से 3 बच्चे जिसके हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं आपके, किसमें कंसीडर करते हैं, टारगेट के अंदर है, वो हम इसे कंसीडर करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा भाई, ना तो खराब होगी, जुकाम हो गया। चलिए छुट्टी कर दो, आराम करो, नहीं छुट्टी नहीं करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं और चीज लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये मेन टारगेट होता है, मेन टारगेट पॉपुलेशन इस फैमिली प्लानिंग, क्या फैमिली प्लानिंग, अब दिन दियो पर ये फैमिली प्लानिंग क्या है आपकी, टारगेट आपकी क्या है, पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए ये रोत तक समझ गया आपको, मेन टारगेट पॉपुलेशन क्या है, फैमिली प्लानिंग का आंसर क्या होगा, वो होगा आंसर, वो होता है आपका टारगेट। पता ही नहीं दिया, पता ही गिलास से दूध समझ गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मेन टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है फैमिली प्लानिंग में, इन फैमिली प्लानिंग के अंदर जो है मेन टारगेट पॉपुलेशन कौन सी होती है, लगा तो पैसा नहीं समझ नहीं मिल रहा। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, टारगेट कपल। क्लियर है, ये वाला समझ गया आपको पॉइंट। चलिए और आगे बात करते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन आएंगे आपके, वन बाय वन करके लिखते रहना। आपसे पूछा जाएगा बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर न्यूली मैरिड फीमेल। अगर न्यूली मैरिड फीमेल है मतलब अभी तक एक बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो उसको हम कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देंगे, बताओ बताइए ना। इसकी बात कर रहा हूं कि अगर न्यूली मैरिड है मतलब अभी तक किसी बच्चे को डिलीवर नहीं किया है, तो उसमें आप कौन सा बेस्ट मेथड होगा, कौन सा बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पे पिल्स। क्या होगा, आप यहाँ पे पिल्स दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर पूछे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर न्यू मैरिड कपल, तो आपका आंसर क्या होगा, सर हमारा आंसर होगा अभी किसी शादी हुई उसकी बात करें
शादी हुई है उसके बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा बताएंगे, वो बताएंगे पिल्स। वैसे भी कॉन्डम का छोड़ दो नाम लेना, मैं बता रहा हूं ना, बार-बार कॉन्डम की जा रही हूं, हमने कॉन्डम के अलावा बहुत कुछ है। तो यहां पे क्या है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर न्यूली मैरिड फीमेल, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर न्यू मैरिड कपल, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, कंडीशन है आपका बेस्ट मैं तो मालूम कि तुम आओगे ऑफ ए फीमेल तो विद अगर हमका मालूम कि तुम आओगे तो आपका आंसर क्या होगा, सर हमारा आंसर होगा अगर एक बच्चा और का है तो उसके अंदर जो है हमारा आंसर होगा वो होगा इंट्रायूटेराइन डिवाइस। हमें अगर एक बच्चा हो गया मालूम और आप नहीं प्लान करना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे आपका, वो करेंगे हम आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर। और अपने फ्रेंड का एडमिशन किसने करवाया था ये बताओ मेरे को, तो पर मालूम है एडमिशन नहीं करवाया तो ठीक है, सभी को ले आओ, पढ़ाई में कमी हो तो बताओ, कोई सजेशन हो तो बता देना, बाकी सब कुछ करोगे आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कौन करेगा बताओ मेरे को। हां जी चलिए, तो तीन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया आपको, अरे तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कि न्यूली पेरेंट्स में कौन सा लेंगे, न्यू मैरिड में हम कौन सा लेंगे, और आपका बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें एक बच्चा हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सारी क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, आपसे पूछे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव ए फीमेल विद रूमेटिक हार्ट डिजीज। अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज है तो उसमें बेस्ट कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, वो होगा वेरिएबल मेथड। कौन सा, वेरिएबल मेथड। चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव टू ए फीमेल विद हाइपर लिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया एंड लिवर डिजीज, लिवर डिसऑर्डर, तो आपका आंसर क्या होगा, सर वो होगा आपका यहाँ पे आंसर वो होगा वेरिएबल मेथड। क्या होगा, वेरिएबल मेथड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव टू ए फीमेल ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन के समय में आप कौन सा देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, सर हमारा आंसर होगा यहाँ पे पीओपी। पीओपी का मतलब क्या होता है, वो होता है सर आपका प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हम देंगे, जिन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, मिनी पिल्स के नाम से भी जानते हैं, मिनी पिल्स के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया, आगे सारी क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कैसे, समझ में आ गया, क्लियर है। ये सारी क्वेश्चन बनते हैं ऐसी कैसी लाइन आती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, पहले बोल रहा हूं मैं, ऐसी कैसी लाइन आपको मिलेगी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्लियर है। जब कोई एग्जाम में आपसे पूछेगा तो सेम ही लाइन ऐसी कैसी लिखी हुई आएगी, और जितना आप एग्जाम में सॉल्व बैठेंगे यहीं से आएगा, टेंशन मत लो। सर फैमिली प्लानिंग टाइप पर अभी तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, आज तो आपका इंट्रोडक्शन ही होगा, अभी तो आज में तो इंट्रोडक्शन ही होगा, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तुम तो कुर्सी की पेटी बांध के रखो और अपने अपने फ्रेंड्स को एडमिशन दिलाओ, समझाओ। चलिए ब्रेक मेथड क्या होता है, अभी शांति रखो, जब मैं इसे टाइप पढ़ाऊंगा ना हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, कुछ नहीं बचेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए हिंदी में बता दिया भाई, क्या मेरी इंग्लिश नहीं है भाई, नहीं बिल्कुल सुंदर सुंदर इंग्लिश है, बिल्कुल छोटी सी इंग्लिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो इंट्रोडक्शन में ऐसे पॉइंट लिख रहा हूं, आपको टेंशन मत लो, स्टार्ट नहीं किया मैंने। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर कमर्शियल सेक्स वर्कर, अगर कोई सेक्स वर्कर है तो उसे कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना चाहिए, अगर कोई सेक्स वर्कर है तो उसको कौन सा यूज करना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, उसको यूज करना चाहिए आपको वेरिएबल मेथड। कौन सा यूज करना चाहिए, वेरिएबल मेथड। चलिएगा वेरिएबल में भी कॉन्डम सबसे ज्यादा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू फीमेल विद वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर किसी महिला को वेजाइनल ब्लीडिंग है तो उसके लिए आप कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, सर हम यहां पे यूज करेंगे आपका, वो करेंगे आपका ओसीपी। ओसीपी बोले तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपी हम यूज करेंगे। ये तो है सारे बेस्ट जो आपको यूज करने हैं, ठीक है, ठीक है, ये है, समझ में आ गया आपको, ये तो है सबसे बेस्ट जो आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा यूज करना है, 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 ये देखिए पॉइंट आपको। चलिए आगे बढ़े, अब मैं बताता हूं कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। चलिए अवॉइड करना है। चलिए अगर आपसे पूछे कि डायबिटिक फीमेल को क्या अवॉइड करना है, क्या है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे इन डायबिटिक फीमेल अवॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव, डायबिटिक फीमेल को क्या कॉन्ट्रासेप्टिव अवॉइड करना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, वो करना चाहिए सर आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइस अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि अगर क्या है स्मोकिंग, जो बीड़ी पीती है ना, बीड़ी या सिगरेट, स्मोकिंग जो फीमेल है उनको अवॉइड करना चाहिए, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव, जिंदगी पर नमिया आपका आंसर क्या होगा, सर उनको अवॉइड करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपका आंसर होगा वो आपका ओसीपी और कंबाइंड पिल्स। चलिएगा नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इन लैक्टेशन फीमेल तो अवॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्या अवॉइड करना है, वो करना है माला डी एंड माला एन अवॉइड करना है। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। हाँ, तो ये तीन कंडीशन है जहां पे आपको क्या अवॉइड करना है, क्योंकि पूछा है डायबिटिक फीमेल किसी की मत में शुगर है, जैसे हम नाम के पास में शुगर, तो उनमें क्या क्या आईडी इंटरवेंट डिवाइस नहीं करते हैं। दूसरा एक फीमेल है जो बीड़ी या सिगरेट वगैरह की स्मोकिंग करती है, कवर करती नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है आपकी ओसीपी और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। ओसीपी ओसीपी मतलब और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। अगर मान लो लैक्टेटिंग फीमेल की बात करते हैं, मतलब वो फीमेल जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, ठीक है, बच्चों को या अपने बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क दे रही है, तो वहां पे माला एन और माला डी हम नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि माला डी और माला एन के अंदर आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं। एस्ट्रोजन हमेशा क्या करता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको कम करने का काम करता है, ठीक है। समझ आ गया आपको। अभी अपन इनकी डिटेल में बात करेंगे, सब चीजों की बात करेंगे जब हम टाइप पढ़ेंगे ना आपके, और इंटरेक्ट ये मैं क्या बोल रहा हूं, अभी अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, अभी तो हम इसे टाइप पढ़ेंगे कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, उनमें भी हम अभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी जो शुरुआत है क्लास की, आज तो इंट्रोडक्शन ही होगा, आज आप डिटेल में स्टार्ट नहीं करेंगे। आज मैं केवल आपको दिखा रहा हूं कि फीमेल फैमिली प्लानिंग पढ़ने से पहले भी हजारों चीज पढ़नी पड़ती है आपको, फैमिली प्लानिंग पढ़ने से पहले भी हजारों चीज पढ़नी पड़ती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन लिखेगा वो है कि L A R
CPR में ऑप्शन बी है आपका बैठ नीचे भाई को निकाल ले आओ जा फैमिली प्लानिंग में भाई बैठ ऑप्शन नीचे सी है बात आपका कर मत रहिए वैक्सीनेशन भाई में को निकाल के ले आओ और ऑप्शन डी है कहां पे ट्रीटमेंट में ये मेथड कहां यूज किया जाता है या किससे रिलेटेड होता है तो आंसर क्या होगा सर ये फैमिली प्लानिंग अब इसका मतलब क्या होता है तो वो बता देता हूं मैं देखिए स्टार्ट कीजिए ना LARC इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है L का मतलब लॉन्ग A का मतलब होता है एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग फिर R का मतलब क्या होता है रिवर्स कॉन्ट्रासेप्टिव बाकी नहीं जानी चाहिए मतलब लंबे समय तक जो काम करते हैं ठीक है तो आपका आंसर क्या होगा बी इज द राइट आंसर क्लियर है चलिए ये वाला पॉइंट आपका बताओ भाई तो ये क्या है आपका एक इंट्रोडक्शन था इंट्रोडक्शन सबको अच्छा लगा 1 घंटा तो हमने इंट्रोडक्शन में लगा दिया देखो आपको कि अभी तो फैमिली प्लानिंग कितना बड़ा होगा जब हमने 1 घंटे में इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो फैमिली प्लानिंग कितना बड़ा होगा अब मैं आपको बनाता हूं चार्ट बनाऊंगा आपसे ठीक है तो सभी को क्या करना है चार्ट बनाना है सबसे पहले बाकी आगे का बाद में पढ़ेंगे पहले चार्ट बनाएंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव उनमें क्या क्या आता है अब देखो बोर्ड पे मैं ज्यादा चीज लिखूंगा नहीं पहले मैं आपको समझा देता हूं सिंपल वे में और फिर आप अपनी नोटबुक में अपनी लिखते रहना चलिए चार्ट बनाना है सबको चार्ट के ऊपर पढ़ेंगे क्या वो आएगी आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टिव अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं सर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के पढ़ेंगे हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे चलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 3 प्रकार के पढ़ेंगे 3 प्रकार कौन कौन से हैं सर आपका है टेम्परेरी टेम्परेरी दूसरा कौन सा है सर परमानेंट परमानेंट और तीसरा कौन सा है सर इमरजेंसी इसकी बात करूं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 3 प्रकार के होते हैं टेम्परेरी होते हैं कुछ समय के लिए होते हैं दूसरा है परमानेंट होते हैं तीसरा है इमरजेंसी हाँ नोट में लिखना है आपको ये ठीक है आप देखिएगा सबसे पहले मैं लिखवाता हूं आपको टेम्परेरी के बारे में आप अपनी नोटबुक में अपने हिसाब से लिखते जाना मैं यहां पे इसके लिखता हूं ठीक है टेम्परेरी की बात करते हैं सबसे पहले मैं टेम्परेरी की बात करूं अब टेम्परेरी में कितने प्रकार होते हैं सर टेम्परेरी में सबसे पहले आता है आपका वाटर वेरिएबल ठीक है फिर आते हैं आपके इंट्राइट डिवाइस फिर आते हैं आपके हार्मोनल मेथड और फिर आते हैं आपके क्या मदद अब देखिए मेरे में कौन कौन से आते हैं मेरे में कौन कौन से आते हैं सर इसमें आता है आपका फिजिकल आता है और क्या आता है सर केमिकल आता है और क्या आता है सर कंबाइंड आता है किसकी बात करें मेरे की बात करें मेरे में फिजिकल केमिकल और कंबाइंड आता है जब आईडी कितनी होती है तो भाई साहब आपकी आईडी 2 प्रकार की होती है आईडी की 2 प्रकार बोल लेना आईडी कितनी होती है 2 प्रकार की होती है जब जात तब देखेगा 2 प्रकार की होती है दो प्रकार कौन से एक तो है आपका मेडिकेटेड हमारे खूब और एक है आपका नॉन मेडिकेटेड मेडिकेटेड अब मेडिकेटेड में क्या आता है तो मेडिकेटेड में आता है आपका वो आता है सेकंड जनरेशन और यहाँ पे थर्ड जनरेशन सेकंड और थर्ड जनरेशन और आपको जो सेकंड और थर्ड जनरेशन यहाँ पे क्या आती है नॉन मेडिकेटेड में वो आती है आपकी फर्स्ट जनरेशन हम पहले ही जून में जब गए थे तब हम इन सब के बारे में ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा नहीं मैं दुकान की चीजें बताऊंगा हमारा आपको कोई पैसा नहीं है ब्रो ये है बहुत बढ़ाइए बहुत बढ़ाइए अब जो रही हो सही बात ठीक है चलिए अब बात करते हैं सर हार्मोन के अंदर कौन कौन से आते हैं किसकी बात करते हैं हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स में आपके क्या क्या आते हैं हार्मोन्स में लिख लेना यहाँ पे आपकी पिल्स आती हैं हार्मोन्स में आपकी पिल्स आती है इंजेक्टेबल आते हैं यहाँ पे इंजेक्शन आते हैं यहाँ पे वेजाइनल रिंग आती है यहाँ पे वेजाइनल रिंग आती है यहाँ पे ठीक है इसके अलावा क्या आता है इम्प्लांट्स आते हैं यहाँ पे इम्प्लांट्स आते हैं स्किन पेजेस आते हैं यहाँ पे स्किन पेजेस आते हैं यहाँ पे चलिए अदर में क्या क्या होते हैं अदर में क्या क्या होते हैं सर अदर में होते हैं आपका आपने नाम सुना होगा बेसल बॉडी टेम्परेचर बेसल बॉडी टेम्परेचर दूसरा एक होता है बीइंग मेथड होता है बताइए आगे तीसरा एक होता है आपका सेफ मेथड इसमें सेफ ये दिखाएंगे कि कौन कौन से सेफ होते हैं एक होता है आपका वो होता है आपका ब्रेस्ट फीडिंग मेथड होता है आपका ये सारे काम होते हैं आपके देखने को इसकी बात करूं मैं आपको यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अदर में हम क्या पढ़ेंगे बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेफ मेथड कौन सा है डीलिंग मेथड क्या होता है सेफ मेथड क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग कैसे क्या सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ये तो होता है टेम्परेरी तो टेम्परेरी का चार्ट पूरा कंप्लीट होता है अब मैं चार्ट बना रहा हूं आपके परमानेंट का तो आगे आगे मैं बताऊंगा आपको परमानेंट का बताते हैं ठीक है बता दो जैसे आप बता दो मेरे को बता देना जैसे आपका चार्ट कंप्लीट हो जाए मुझे भी बता देना मारो या तुम्हारो हो या मारो तुम पे हो या तुम्हारो हम पे हो चलो हमारे सब हो गया हां मैं पहले जो पहले बस बटन है ये कपड़ा गोल होता है भाई पहले दिक्कत हो रही है भाई कोई बात नहीं चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब मैं परमानेंट का लिखता हूं अगले पेज पे लिखता हूं परमानेंट के बारे में मैंने क्या लिखा परमानेंट काय एवढं तुम्ही भाऊ परमानेंट मैं आप सीखे नीचे लिखना ठीक है मैंने तो स्पेस के साथ लिया परमानेंट आपके दो होते हैं चिंता नहीं है वो कौन कौन से सब फीमेल में होता है पता है और मेल में होता है फीमेल में क्या होता है परमानेंट सब फीमेल होती है ट्यूबेक्टोमी मेल में क्या होता है सर वो होता है आपका वेसेक्टोमी बाद में कही ये ये तो हो गया आपका परमानेंट मेथड बताएंगे ये चीज ये बता दो कंप्लीट आपका परमानेंट अब बात करते हैं इमरजेंसी मेथड की बात करते हैं इसी बारे में लिख देता हूं मैं थर्ड इमरजेंसी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी मेथड चालू करो जाए देखिए इमरजेंसी में आपको क्या लिखना है पहला लिखना है आपको आईयूडी इंट्राइट डिवाइस दूसरा आपको लिखना है हार्मोनल आईयूडी और हार्मोनल ये दोनों आपको यहाँ पे लिखना है और इसके अलावा एक को लिखना पिल्स तो इमरजेंसी इंट्राइट डिवाइस हार्मोन्स और आपकी पिल्स इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन ठीक है इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन मैं अभी आपसे ग्राफ बना रहा हूं कुछ भी नहीं कर रहा अभी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अब पिल्स कौन कौन सी आती हैं कितनी कितनी डोज होती है वो सारा सब कुछ इसके अंदर हम देख लेंगे ठीक है तो ये क्या होता है आपका चार्ट कंप्लीट होता है तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे तो आपको हेडिंग डाली है सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं मैं वापस से चार्ट दिखाता हूं आपको सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में वो पढ़ेंगे आपके टेम्परेरी के बारे में और टेम्परेरी में सबसे पहले पढ़ेंगे वेरिएंट और वेरिएंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके फिजिकल का ये पढ़ते हैं इनमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं टाइम लगेगा वो वेरिएंट में लगेगा आईडी में लगेगा और आपके हार्मोनल में लगेगा बाकी आपका टाइम लगेगा नहीं तो ये मान के चलो कि आप पूरी दिन कंप्लीट हो जाएगा ठीक है ओके चलिए अब हमारी हेडिंग क्या होगी
हम बात कर रहे हैं 1.5 सही वो। वेरियर मेथड के बारे में। सही हुआ फिजिकल में कहा हो वेरियर मेथड। अब आप अपने हिसाब से लिखते रहना, मैं तो कॉपी स्टार्ट करूंगा, उसी का नाम लिखूंगा, आप देख लेना, पेज में देख लेना कि ये मेथड कहां पे आता है। 10 रुपए चलिए वेरियर मेथड काम क्या करता है? 20 रुपए का लो ये हमका तो जो आपका वेरियर मेथड जो होता है, हाँ, ते वेरियर मेथड जो आपका होता है, ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट क्या करता है? मीटिंग से। किस किस मीटिंग से? वो करता है मीटिंग ऑफ लाइव स्पर्म टू लाइव ओवर। किसकी बात करो? फिजिकल वेरियर मेथड की बात करो। ये काम क्या करता है? फिजिकल वेरियर मेथड सर ये काम करता है, बेसिकली आपका ये काम करता है सर, ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देता है। इसको नहीं मिलने देता है, ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देता है। अब देखिएगा आपको बनाना है कि सर ये कौन कौन से वेरियर मेथड आपके होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? ये भी दो प्रकार का होता है, फिजिकली दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं वो दो प्रकार? एक तो होता है आपका मेल कोंडम, और क्या करे खर्च और कुछ लाई में मेल कोंडम, और एक होता है आपका फीमेल कोंडम। 300 रुपया बचे कोंडम, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। बीच में एक लाइन खींच लेना, ठीक है? दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो मेल कोंडम जो होता है उसे हम जो है इंडिया में किस नाम से जानते हैं? मेल कोंडम इन इंडिया इज कॉल्ड, किस नाम से जानते हैं? निरोध के नाम से जानते हैं। मेल कोंडम को इंडिया में हम किस नाम से जानते हैं? निरोध के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, फीमेल कोंडम को हम इंडिया में किस नाम से जानते हैं? फीमेल कोंडम इज कॉल्ड, किस नाम से जानते हैं? सर किसे हम जानते हैं? आपका फेमिडम के नाम से जानते हैं। फेमिडम किस नाम से जानते हैं? फेमिडम के नाम से जानते हैं। ये चीज समझ में आई आपको? पहला हम बात करें मेल कोंडम और फीमेल कोंडम के बारे में बात करें। तो इंडिया के अंदर जो है वो मेल कोंडम को हम जो है निरोध के नाम से जानते हैं, फीमेल कोंडम को हम फेमिडम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है पहला किस नाम के सामने, तो ये है। ओके नेक्स्ट, आपसे और क्या पूछा जाएगा इसके बारे में? देखिए इसकी नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं ना। नेक्स्ट हम इस पे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। लगातार एकदम का यार तुम्हें तार सामान नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेल कोंडम में जो है मेल कोंडम सिंगल रिंग परसेंट, बका नाम अरे रिंग परसेंट, मेल कोंडम में एक सिंगल रिंग पाई जाती है। ठीक है, जबकि इन फीमेल कोंडम डबल रिंग परसेंट वो उनके गांव में परसेंट। अब इसमें जो दो रिंग होती है, जैसे कि मैं डायग्राम बना देता हूं, एक जैसे मेल कोंडम जो है वो कुछ ऐसा होता है, जिसमें ऐसे एक रिंग पाई जाती है। ठीक है, जबकि फीमेल कोंडम कैसा होता है? फीमेल कोंडम आपका होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो होता है ऊपरी साइड से थोड़ा सा पतला होता है, नीचे की साइड से थोड़ी सी मोटी रिंग होती है। ऐसे ऐसा क्या होता है? वो होता है आपका फीमेल कोंडम। अब यहाँ पे लिख लेना, ये जो ऊपर वाला भाग है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होती है आपकी नैरो रिंग होती है। ठीक है, और नैरो रिंग को हम क्या कहते हैं? आपका सर्वाइकल रिंग भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सर्विस की साइड होती है। दूसरा यहाँ पे होती है आपकी चौड़ी रिंग होती है, वाइड रिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अरे वो कल बिक्की वाला यहाँ पे वाइड रिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम लाए तो मते हम ले गए थे, हमें सुतो ना थी कल समझ में आपको? और हम जा ही रहे थे तब हुआ क्या हो गया भाई? क्या हो गया? फिर कोई बात, तुम स्पेलिंग को लेकर बैठ जाते हो, बस कुछ नहीं है तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? आगे चलें। सर इससे भी कुछ आते हैं क्या? देखो आ सकते हैं, आज के टाइम पे कोई भी क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ सकता है, उसका कोई पता नहीं, कोई आता पता नहीं है कौन से क्वेश्चन कहां से पूछा जाए, किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं जो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं तो ये किससे मिलकर बना होता है? सर ये मेड बाय किससे मिलकर बना होता है? लेटेक्स से मिलकर बना होता है, लेटेक्स रबर से। और ये भी किससे मिलकर बना होता है? मेड बाय लेटेक्स रबर। ठीक है, दोनों किससे मिलकर बने होते हैं? लेटेक्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे फीमेल के अंदर आपको एक वर्ड मिल सकता है लेटेक्स की जगह, वो मिल सकता है आपका पॉलीयूरेथेन, ये वर्ड मिल सकता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पॉलीयूरेथेन भी आपको मिल सकता है और आपको लेटेक्स भी मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? ओके चलिए और आगे बात करें हम इसके बारे में। तो याद रखिएगा, अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि ये क्या होता है? ये होता है आपका सिंगल यूज के लिए, सिंगल यूज। और ये कैसा होता है? रीयूजेबल होता है, रीयूजेबल। सिंगल यूज और रीयूजेबल, ये आपको याद रखना है दोनों का, कि आपका जो मेल कोंडम होता है वो सिंगल यूज के लिए होता है और फीमेल कोंडम को रीयूजेबल, मतलब आप बाद में भी इसे यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये क्या होता है? आपका सिंगल यूज के लिए होता है और ये क्या होता है? डबल यूज के लिए होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का? समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक क्लियर है कि ये रीयूजेबल होता है और ये सिंगल यूज के लिए आपका होता है। क्लियर है यहाँ तक का? अब देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ये दोनों ही क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज से। तो लिखिए ना, इट आल्सो प्रोटेक्ट सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। ठीक है, इधर लिख लेना, इट आल्सो प्रोटेक्ट सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। मतलब ये क्या करता है? आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज होती है उनसे क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम आपका करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या काम करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज से प्रिवेंट करने का काम आपका करता है। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि सर इनकी फेलियर रेट क्या होती है? मतलब कितने परसेंट फेल हो सकते हैं? तो लिखना फेलियर रेट, मेल और फीमेल दोनों की बात करूंगा आपके ना, कि सर इसकी फेलियर रेट कितनी होती है? फेलियर रेट, तो आपका आंसर क्या होगा? इसकी फेलियर रेट होती है 2 से 14%। 2 से 14% क्या होती है? इसकी फेलियर रेट होती है। अगर आपसे पूछे कि इसकी फेलियर रेट क्या होती है फीमेल कोंडम की, तो इसकी जो फेलियर रेट है वो होती है आपकी 5 से 20% से ज्यादा होती है। मतलब अगर कंपेयर करूं कि मेल और फीमेल दोनों की कंपैरिजन में करूं तो सबसे ज्यादा फेलियर रेट किसकी होगी? वो भी आपकी फीमेल कोंडम की। तो मेल कोंडम की फेलियर रेट क्या होती है आपकी 2 से 14%
14 5 से 21 अब इन्हें ठीक है ना? बैठ जाओ वॉइस वॉइस सबके पास आ रही है वो तो सही आपने म्यूट कर दिया होगा अपने यहाँ से ना, वॉइस तो आ रही है, सब क्या है। चलिए तो ये हो गया आपका मेल मेथड। मेल मेथड आपको समझ में आया, मेल और फीमेल प्रोनोन की यहाँ पे हमने बात की है। फिजिकल मेल मेथड क्लियर है, फिजिकल मेल मेथड क्लियर है आपका, फिजिकल मेल मेथड क्लियर है, ऑल डन। चलिए अब बात करते हैं आपके वो करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका है वो है केमिकल बेरियर मेथड की, केमिकल बेरियर मेथड की। यहाँ पे थोड़ा सा लिखाऊंगा मैं, फिर अपन क्लास को समाप्त करके निकल करेंगे आगे पॉइंट। यहाँ पे लिखेगा WHO not suggest these method due to high failure rate and more side effect। यहाँ पे क्या है कि WHO जो है वो क्या करता है, WHO जो है वो यहाँ पे आपका इस मेथड को अलाउ नहीं करता है, बिकॉज एक तो इसकी सबसे हाईएस्ट फेलियर रेट होती है, दूसरा यहाँ पे क्या होता है सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं इसके। चलिएगा नेक्स्ट केमिकल में नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, जो केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड एक्ट एज ए तुम पे रुपया स्पर्मेट ऑप्शन टाइटल एजेंट, मतलब ये जो स्पर्म को किल करने वाला एजेंट है उसकी तरह काम करता है। इसके जो केमिकल मेथड ये कैसे काम करता है, ठीक है, इसमें क्या करता है, केमिकल जो करता है स्पर्म को किल करने का काम आपका करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, वो होता है आपका केमिकल मेथड, ठीक है। अगर आपसे पूछे एक स्टार्ट करके लिख लेना क्या लिखोगे, ऑल केमिकल जो जितने भी आपके एजेंट होते हैं, ऑल केमिकल एजेंट, इनका जो रूट होता है, रूट सभी का कैसा होता है, इंट्रा वेजाइनल होता है। कैसा होता है, इंट्रा वेजाइनल इसका रूट होता है, और इसे हम यूज करते हैं, यूज वो करते हैं बिफोर 30 मिनट्स ऑफ इंटरकोर्स। पता नहीं इसे हम क्या करते हैं, केमिकल एजेंट में आपको लिखूंगा कि कौन कौन से केमिकल एजेंट होते हैं आपके, ठीक है। फिर सर लाइफ लॉन्ग वेजाइनल कौन सा मेथड होता है, लक्ष्मी जी अरे तुम टेंशन ना लो, पहले मैं जिस दिन आपको केमिकल पढ़ा दूं उसके बाद आप बोलने से आप नहीं लिखना, एक सीक्वेंस होती है पढ़ने की, बस उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे लिख लेना कि जितने भी केमिकल बेरियर मेथड होते हैं उनका जो रूट होता है वो कैसा होता है, इंट्रा वेजाइनल होता है, ठीक है। इसे हम यूज करते हैं, कब करते हैं, वो क्या करते हैं आपका, ठीक है। तो इसका हम यूज करते हैं बिफोर 30 मिनट ऑफ इंटरकोर्स, मतलब सेक्स एक्टिविटी से पहले करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक केमिकल नेम कल लिखूंगा कि कौन कौन से यहाँ पे केमिकल एजेंट होते हैं, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे कल मिक्स के बारे में, ठीक है। हाँ संडे का अपना ऑफ रहता है, अभी संडे क्लास करवानी है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी, और आज की क्लास को हम यही समापन करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ में आया होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवा दें, और आप लोगों ने रेटिंग नहीं दी है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग नहीं दी है आप लोगों ने, तो सभी जो है वो रेटिंग देंगे सबको, क्योंकि इस तरह से आप लोग और आपने अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवाओ, उनका एडमिशन करवाओ भाई, है जी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक इट ऑल, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मैं बताती ना क्या बताया, हमारी बुनाई में तो तुम्हें काम दे पाए माने तो हमें तो सुनाई दे। अरे भैया मैंने इतने दिन हो ये नहीं करता, हम तो खर्चा खूब करते, घर ही में चाहे करे चाहे कुछ झगड़ो कर दो ये हमने पहली बार रुपया कहीं बनता है, हम पहली बार बात कहूँ चीज ले अपने आप बात कह दी नहीं हुए तो कोई से कह दी, लेकिन हमने जा कहूँ जा नहीं कहीं कि लल्ला रुपया हो तो दे दिए, देखा हमें तो काम चलाए बाद ना हमने कि लल्ला में का पैसा है रुपया है हमने जाके हमने लल्ला पैसा कितना हम तो है ना, और सामान है लाने के लिए कुल का मंगाओ तो लल्ला, अरे घर को सामान हाँ तो और बाद में पिछले दया तो हमने जाके हमने कि देखो उनके पिछले आई तो हमने कि अगर हैं तो देखो रुपया दे दिए 1500, तो हमने सौदा आइए तब आने मुझसे कह 500 रुपया दे दिए 1000 बताए हमने हमने कि हमने तब आइए ना हम कहाँ रुपया कहाँ बोलने को मौनी जब खास आ जाता है, अगर उनका रुपया ना हो तो मौनी काऊ पे नहीं वो चीज नहीं ले सकता अपने लिए, हाँ चीज नहीं ले सकता, 6 मिनट पे 5 रुपया ना, हाँ लेकिन काऊ मांगे अभी लाई ली है तुम जाकर बताओ